नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी की डिफरेंट फेजेस देखेंगे। सबसे पहले तो जो ओवरी होती है ना, वो स्टार्टिंग एट मेनार्ड की जो उसकी प्राइमोर्डियल फोलिकल होता है ना, उसमें हमेशा ओसाइट्स होते हैं और जो अरेस्ट हो जाता है फर्स्ट प्रोफेज स्टेप इन द मियोटिक डिवीजन में। तो अब क्या होता है कि एट मेनार्ड की ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और साइक्लिक फैशन में स्टार्ट करता है ग्रो करना। और फिर हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट फेजेस क्या होती हैं। इसके डिफरेंट फेजेस को वो 3 फेजेस में डिवाइड करता है, जिसका निमोनिक है FOL। एक होती है हमारे पास फोलिकुलर फेज, फिर होती है ओव्यूलेटिव फेज, फिर होती है ल्यूटियल फेज। अब जो फोलिकुलर फेज होती है इसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब जो फोलिकुलर फेज होती है ना, इसमें आगे फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड है। एक होती है प्री एंट्रल जो गोनाडोट्रोफिन इंडिपेंडेंट फेज होती है और दूसरी होती है एंट्रल जो गोनाडोट्रोफिन डिपेंडेंट होती है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस से हमारे पास GnRH रिलीज होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये एक्ट करता है हमारे पास आगे पिट्यूटरी पे। और ये जब हमारे पास पिट्यूटरी पे एक्ट करता है तो पिट्यूटरी को ये ऑर्डर देता है कि हमारे पास FSH रिलीज करे और साथ में हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करे। ये इन 2 हार्मोन की सिक्रीशन के बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो एंट्रल फेज या डिपेंडेंट ऑफ द गोनाडोट्रोफिन होता है। अब हम देखते हैं कि होता क्या है कि जो ओवरी होती है ना, उसमें मल्टीपल फोलिकल्स होते हैं और ड्यूरिंग ईच साइकिल एक फोलिकल जो होता है ना वो मैच्योर हो जाता है। और जो हर ग्रोइंग फोलिकल है ना, वो हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। हर ग्रोइंग फोलिकल हमारे पास एस्ट्रोजन बनाता है। अब होता क्या है कि ये एस्ट्रोजन हमारे पास बनता किस तरह से है। अब जो हमारे पास फोलिकल होता है ना, जो ओवरीज में फोलिकल होता है वो 2 टाइप्स के सेल होते हैं। उसमें एक होता है थीका सेल, दूसरे होते हैं ग्रैनुलोसा सेल। अब जो थीका सेल होते हैं ना, वो अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब ये हमारे पास पिट्यूटरी है, पीछे पिट्यूटरी से हमारे पास आ रहा है LH। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH वो प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन और विद द हेल्प ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे वहां पे होते हैं हमारे पास ग्रैनुलोसा सेल। अब जो पिट्यूटरी है वहां से FSH आ रहा है, तो वो अंडर कंट्रोल ऑफ FSH क्या करते हैं कि ये जो एंड्रोजन बन रहा है थीका सेल से, वो इसकी एरोमेटाइजेशन होती है ग्रैनुलोसा सेल में और ये इसे चेंज कर देती है एस्ट्रोजन में। अब एस्ट्रोजन का काम क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन ने क्या करना है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, वो हमारे पास जो फर्स्ट 14 डेज ऑफ फोलिकुलर फेज होते हैं ना, जहाँ पे एंड होता है ये ओव्यूलेटिव फेज में, हमारे पास LH सर्ज रिक्वायर्ड होती है ओव्यूलेशन के लिए। और इसका फिर LH के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये क्या करता है कि एस्ट्रोजन जो है ये LH को इंक्रीज करता है। LH फिर जाके GnRH के थ्रू एक्ट करता है हाइपोथैलेमस पे और उसे सिग्नल्स देता है कि वो मोर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। तो इस तरह LH भी इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता जाता है और LH इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये LH सर्ज काज करा देता है, जो कि हमारे लिए ओव्यूलेशन के लिए जरूरी होती है। अब साथ में वो क्या कहता है कि वो एक और रिलेशन बताता है, कहता है एज द फोलिकुलर ग्रो एस्ट्रोजन तो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब एस्ट्रोजन का जो रिलेशन है FSH के साथ वो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब LH के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, FSH के साथ इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब हमारे पास एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को और वो हमारे पास डिक्रीज कर देगा FSH को। इसके अलावा ये हमारे पास एक रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है। अब ये तीसरा FSH और प्रोजेस्टेरॉन का रिलेशन है। अब क्या होता है कि FSH ज्यादा हो तो वो कम कर देता है प्रोजेस्टेरॉन को, मतलब इनका फिर आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब होता क्या है कि हमारे पास फर्स्ट 14 डेज में हमें प्रोजेस्टेरॉन रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब उसमें हमारे पास FSH ज्यादा होता है और वो इनडायरेक्ट एक्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन पे और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम कर देता है। इसके अलावा इन 2 हार्मोन्स के अलावा हमारे पास सम अदर हार्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं फोलिकुलर फेज में। अब एक इनमें होता है इनहिबिन। अब जो ग्रैनुलोसा सेल है ना, उनसे प्रोड्यूस होता है इनहिबिन और ये डाउन रेगुलेट करता है FSH को, मतलब कम करा देता है और एंड्रोजन्स को हमारे पास ज्यादा करवा देता है। और दूसरी साइड पे हमारे पास एक होता है एक्टिविन और ये पिट्यूटरी और ग्रैनुलोसा सेल दोनों से प्रोड्यूस होता है और इसका ऑपोजिट फंक्शन है, मतलब ये FSH को ज्यादा करा देगा। हमारे पास इनहिबिन कम करा रहा था तो ये FSH को ज्यादा करा देगा और एंड्रोजन को ये ज्यादा कराता है और एक्टिविन एंड्रोजन को कम करा देगा। अब क्या होता है कि हम पेशेंट को फोलिकुलर ट्रैकिंग स्कैन के लिए 12 to 13 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बुलाते हैं और इस पे जो फोलिकल का साइज है वो 18 to 20 mm होता है, जो एक नॉर्मल फोलिकुलर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है।
अब सेकंड पे हम देखते हैं हमारे पास है ओव्यूलेशन फेज। अब ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है कि ओव्यूलेशन फेज में जब हमारे पास LH सर्ज हमें मिल गई थी फोलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन के इंक्रीज होने से, तो ओव्यूलेशन हो जाती है हमारे पास। और ओव्यूलेशन जो टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24 to 36 आवर आफ्टर LH सर्ज के हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज होता है जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन का अब हमने रिलेशन देखना है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों पे एक्ट करता है और LH सर्ज काज कराता है, जिसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन होने के बाद हमारे पास एस्ट्रोजन और LH दोनों डिक्रीज कर जाते हैं और हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल इंक्रीज होने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर टेस्ट होता है और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को इन यूरिन में डिटेक्ट कर लेता है, ये देखने के लिए कि ओव्यूलेशन हो गई है या नहीं। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है ल्यूटियल फेज। अब ये क्या होता है कि जब हमारे पास ओसाइट रिलीज हो गए और मतलब ये भी 14 डेज की होती है, तो जो रिमेनिंग थीका सेल और ग्रैन्युलोसा सेल होते हैं ना जो फोलिकल में थे, वो दोनों मिलके क्या कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ना उसमें थीका और ग्रैन्युलोसा सेल हैं। ग्रैन्युलोसा सेल जो होते हैं ना वो वैक्यूलेटेड अपीयरेंस होती है और इनमें येलो पिगमेंट एकम्युलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये येलोइश कलर शो करते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना वहाँ पे वेजोथीलियल जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है ना वहाँ पे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज होते हैं और वहाँ पे एक्सटेंसिव वेस्कुलराइजेशन करा देते हैं। मतलब वहाँ पे हैवी ब्लड सप्लाई हो जाती है कि मतलब अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है तो वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द बेबी। इसके अलावा क्या होता है कि हाईएस्ट प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियम को, जो बाद में प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। और साथ में हाईएस्ट प्रोजेस्टेरॉन लेवल ल्यूटियल फेज में होते हैं और ये इनहिबिट कर रहे होते हैं LH और FSH को। ये LH और FSH को इसलिए इनहिबिट करते हैं कि हमें मजीद मतलब जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता हमें मजीद कोई फोलिकल मेच्योर नहीं चाहिए, तो ये इन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से मजीद फोलिकल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन नहीं होती तो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के लेवल अगर मतलब ACG जो है वो नहीं रिलीज होता तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमारे पास जब 14 डेज हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं ल्यूटियल फेज के, मतलब हमारा 28 डेज का आइडियल साइकिल पूरा हो जाता है, तो अगेन फिर आहिस्ता आहिस्ता GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होके पिट्यूटरी को स्टिमुलस देता है कि वो LH और FSH रिलीज करे और हमारे पास नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है।